जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GT 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीके जीएस की क्लास कर रहे हैं और यहां पर ये जो क्लास है ये डेली शाम को 7 बजे आती है और ये इसका 8वां दिन है। ठीक है, यानी 7 क्लासेस मैं ले चुका हूँ और ये 8वें दिन की क्लास है और ये 8वीं क्लास है जिसमें हम स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स यहाँ पर सब कुछ पढ़ रहे हैं ताकि आप जो SSC GT का एग्जाम आए 2025 में उस जो जीके का पोर्शन हो आप उसको फाड़ के रख दें, अच्छा स्कोर करें ताकि जो 20 नंबर आते हैं तो 20 में से 20 आप स्कोर कर सकें। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है ये 4 फरवरी से, आप सभी को पता है कि 4 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को कौन सा जल निकाय अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है तो ये लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, कार निकोबार को अलग करता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि सीधा अंडमान और निकोबार की जगह दिया जाता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा अलग करता है। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है और ऑप्शन में लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार और अलग अलग प्रकार के दे दिए जाएँ, क्योंकि मुझे पता है ये CDS में आया था। ठीक है, CDS में ये 2019 या 20 में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था जिसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, संविधान और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो लिए गए हैं तो ये कहाँ से लिए गए हैं? लिए गए हैं फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके अलावा गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र की अवधारणा, ठीक है, गणतंत्र की अवधारणा जो है तो ये भी कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूसी संविधान। ठीक है, तो रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना ली गई है रूसी संविधान से। अगर हम बात करें अमेरिकी संविधान से तो अमेरिकी संविधान से क्या क्या? ये मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार एंड राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, तो इन सबको याद करेंगे। बाकी अमेरिका से बहुत सी चीज़ें लिए गई हैं और रूस से भी बहुत सी चीज़ें ली गई, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा? तो पहला सैन्य संचार उपग्रह पूछा गया, तो पहला सैन्य संचार उपग्रह की अगर हम बात करें तो कौन सा है? तो ये है रुकमणी। ठीक है, रुकमणी है ये, जिसको हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं GSAT 7V इसको कहते हैं। ये भारत का पहला सैन्य संचार उपग्रह है। ठीक है, पहला सैन्य संचार उपग्रह है। अगर हम बात करें आर्यभट्ट की, ठीक है, तो देखिए पहले जो रुकमणी जो है तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं आर्यभट्ट की, तो ये पहला उपग्रह है भारत का। ठीक है, पहला उपग्रह, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 1975 में। फिर इसके बाद रोहिणी RS-1, तो रोहिणी RS-1 जो है तो ये क्या है? तो ये पहला स्वदेशी, ठीक है, यानी भारत में बना पहला स्वदेशी उपग्रह था, जो कि कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1980 में। ठीक है, पहला स्वदेशी था। फिर बात करते हैं एप्पल, तो ये जो एप्पल है तो भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? ये तो इसको लॉन्च किया गया था 1981 में किया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला सैन्य संचार उपग्रह तो ये है रुकमणी, जिसको GSAT 7V कहते हैं और ये 2013 में लॉन्च हुआ था। फिर इसके बाद आर्यभट्ट, रोहिणी RS-1 और एप्पल का भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का तो हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म इसरो का। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में जो है तो इसका हेडक्वार्टर है जिसको बेंगलोर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में जानकारी, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप इस सबको नोट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ, उड़ीसा में है ये। और इसको जो है तो ये बनवाया किसने था, तो ये जो बनवाया था तो किसने, एक राजा थे गंगा डायनेस्टी के, नरसिंह बर्मन, ठीक है, नरसिंह बर्मन जो है तो इन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था, ठीक है, यानी किस वंश से थे, तो ये गंगा वंश से थे, ठीक है, नरसिंह बर्मन प्रथम ये गंगा वंश के राजा थे। अब ये पूछा गया कि कोणार्क सूर्य मंदिर का लोकप्रिय नाम, तो इसको कहते हैं क्या, ब्लैक पैगोडा इसको कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक पैगोडा इसको कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि श्वेत पैगोडा, ठीक है, यानी वाइट पैगोडा किसे कहते हैं, तो वाइट पैगोडा कहते हैं तो ये कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को जो है तो ये वाइट पैगोडा यानी श्वेत पैगोडा कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये पूरी उड़ीसा में है, ठीक है, पूरी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो हुमायूं जो कि मुगल बादशाह था, दूसरा मुगल बादशाह था, बाबर का बेटा था। तो इसका जो मकबरा है ये किसने बनवाया था, ये दिल्ली में है। तो जो मकबरा बनवाया था तो इसकी एक बीवी थी, ठीक है, बीगा बेगम जिनको हाजी बेगम भी कहते हैं, क्या, हाजी बेगम भी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है तो ये हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अब यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि हुमायूं नामा, हुमायूं की जीवनी है ये हुमायूं नामा, ठीक है। तो ये हुमायूं नामा जो है तो किसने लिखी, तो जो हुमायूं नामा है ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है, हुमायूं की सिस्टर थी, ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन एंड बाबर की बेटी, बाबर की बेटी थी कौन, गुलबदन बेगम। और इन्होंने ही लिखी है हुमायूं नामा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हमीदा बेगम। तो हमीदा बेगम कौन है, तो हमीदा बेगम जो है तो ये हुमायूं की दूसरी पत्नी थी, ठीक है, हुमायूं की दूसरी पत्नी एंड अकबर की माँ यही थी, ठीक है, अकबर की माँ। तो अकबर की माँ और हुमायूं की दूसरी पत्नी थी हमीदा बेगम, ठीक है। और बीगा बेगम जो है तो इनकी पहली बेगम थी जिन्होंने हुमायूं मकबरा बनवाया। फिर इसके बाद करते हैं महाम बेगम, ठीक है, जो महाम बेगम कौन थी, तो ये बाबर की पत्नी थी, ठीक है, बाबर की पत्नी एंड हुमायूं की माँ थी, ये हुमायूं की माँ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो अकबर की माँ कौन है, हमीदा बेगम, हुमायूं की माँ कौन है, महाम बेगम, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी। और बेगा बेगम जो है तो ये हुमायूं की पहली बीवी थी जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ठीक है। और हुमायूं नामा जो है तो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं, तो किस भाग में संघ कार्यपालिका के जो है तो ये शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा भाग 5, ठीक है। तो भाग 5 में जो है तो संघ कार्यपालिका के प्रावधान है कहाँ से कहाँ तक, ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 में ये दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, भाग 3 को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है भाग 3 को। फिर हम बात करते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP दिए हुए हैं, निर्देशक तत्व। भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, राज्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? ठीक है, तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो ये पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए जो ये संबंधित थी तो किससे संबंधित थी? तो अगर हम बात करें तो जो लक्ष्मी प्रिया महापात्र थी तो ये ओडिसी से संबंधित थी। ठीक है, अगर हम बात करें ओडिसी, तो ओडिसी जो है तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है ओडिशा का। फिर बात करते हैं सत्रिया, तो ये भी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? असम का। कथकली जो है तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये 4 शास्त्रीय नृत्य होगा, इसके अलावा 4 और हैं, यानी हमारे भारत में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। फिर इसके बाद बात करते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह है तमिलनाडु का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कथक की। ठीक है, कथक, तो कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद बात करते हैं मणिपुरी। ठीक है, तो मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो मणिपुरी है ये मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और लोक नृत्य जो है हमारे भारत में तो ये बहुत सारे हैं, हर राज्य के अलग अलग होते हैं, लेकिन 8 जो है ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल उत्सव है? तो मेघालय का जो है तो ये फसल उत्सव है। तो देखिए अगर हम बात करें चापचारकोट उत्सव की, ठीक है, तो ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है। मिजोरम का उत्सव है। सनबर्न उत्सव तो ये गोवा में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं हॉर्नबिल, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। और लास्ट वाला बच्चा हमारे पास क्या? नोंगक्रेम उत्सव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा नोंगक्रेम उत्सव जो है तो ये कहाँ पर? ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो चापचारकोट है तो ये मिजोरम में, सनबर्न गोवा में और हॉर्नबिल कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी, ठीक है, इन्होंने पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। ठीक है, तो कौन सी है इनकी इस ऑप्शन के हिसाब से? तो अगर हम बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन टी। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया के अलावा भी इन्होंने कौन कौन सी लिखी? इन्होंने लिखी हरिजन। ठीक है, हरिजन पत्रिका इन्होंने लिखी। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन ये पत्रिका भी जो है तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, ये भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। ठीक है, कहाँ पर? 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इन्होंने कुछ जो है तो आंदोलन चलाए, जैसे 2017 में और 1917 माफ़ कीजिएगा, 1917, 1918, फिर 1920, 1919 में भी इन्होंने एक चलाया। ठीक है, 1919 में, फिर 1930 में, 1930 में और 1942 में कुछ इनके प्रमुख आंदोलन हैं। 1917 में कौन सा? चंपारण आंदोलन। 1918 में जो है तो उन्होंने कौन सा चलाया था? खेड़ा, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। 1920 में सविनय अवज्ञा माफ़ कीजिएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इनके कुछ आंदोलन है। और इसके अलावा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये पत्रिका इन्होंने चलवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है तो किसके साथ है? किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है किसके? ये ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, तो ये मनाया तो जाता है, लेकिन हमारे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। देयर इज़ नो नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भारत का नेशनल स्पोर्ट है ये कोई भी नहीं है। आप लोग समझते हैं इसको कि हॉकी जो है तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारत में अभी तक कोई राष्ट्रीय खेल नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ध्यानचंद जिनको हम क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ हॉकी। ठीक है, हॉकी के जादूगर, जादूगर। ठीक है,
तो इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा किस भारतीय राज्य की है? तो अगर मैं बात करूँ सबसे लंबी तटीय रेखा तो ये है गुजरात की। ठीक है, गुजरात की जो तटीय रेखा है तो ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर है। अगर पूछे जाए कि भारतीय राज्य की दूसरी, यहाँ पर आ जाए भारतीय राज्य में दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है? तो दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है तो यह है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता अगर दूसरी पूछे जाता। अगर पूछा जाए तो किस निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय, ठीक है, अगर पूछा जाए दक्षिण भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है तो जब दक्षिण का पूछा जाए तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? ठीक है, तो देखिए जो भारत रत्न है ये 1954 में स्टार्ट किया गया था। कब? 1954 में स्टार्ट किया गया था। और 1954 में ये सिर्फ एक आदमी व्यक्ति को नहीं है बल्कि 3 लोगों को, ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था एक ही टाइम पर। ठीक है, तो ये 3 लोग कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले तो है ऑप्शन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है चंद्रशेखर वेंकटरमन यानी सीवी रमन। ठीक है, पहले हैं। फिर इसके बाद ये भी इसके अलावा जो दूसरे हैं तो ये हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, इनको भी भारत रत्न मिला था 1954 में। और इसके बाद सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो है तो इनको भी जो है तो ये मिला था भारत रत्न। ठीक है, तो 3 लोगों को एक साथ मिला था। कौन कौन से? चंद्रशेखर वेंकटरमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को मिला था 1954 में एक साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो देखिए अगर हम बात करें विटामिन ए से तो ये होता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी होता है विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का विटामिन B6 से कोई होता ही नहीं है। विटामिन सी से तो होता है ये स्कर्वी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? ये होता है स्कर्वी रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओम। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 फीफा किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है ये। तो ये पूछा जाएगा फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो ये हुआ था कहाँ पर? कतर में ये हुआ था। ठीक है, कतर जो है तो ये पहला अरब देश, ठीक है, जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, पहला अरब देश एंड दूसरा एशियाई देश। ठीक है, यानी एशिया का दूसरा देश जिसने है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया था। अगर पूछे जाए कि पहला एशियाई देश कौन सा है, माफ़ कीजिएगा सॉरी, तो अगर पूछे जाए कि दूसरा एशियाई देश तो ये है कतर। अगर पूछे जाए कि पहला एशियाई देश जिसने फीफा वर्ल्ड कप करवाया था, ठीक है, तो ये कौन सा है? फर्स्ट पहला एशियाई, ठीक है, एशियाई देश जिसने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाया था। तो ये जो हुआ था ये 2002 में हुआ था। कब? 2002 में ये आयोजित हुआ था। इसको जो होस्ट किया था तो ये किया था साउथ कोरिया एंड जापान। तो साउथ कोरिया एंड जापान जो है तो इसने जो है पहला एशियाई जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप एशिया में पहली बार इन 2 जगहों पर आयोजित किया गया था 2002 में। अगर पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग कब हुई थी तो देखिए जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये 1923 में हुआ था। कहाँ पर? ये होता उरुग्वे में। ठीक है, उरुग्वे में हुआ था। और इसका जो विनर था, ठीक है, विनर, तो विनर कौन था? तो विनर भी कौन था? ये था उरुग्वे। इसके बाद पूछा जाए कि जो लास्ट वाला हुआ तो लास्ट जो है तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था 2022 में। कहाँ पर? कतर में हुआ। और इसको जीता किसने था? तो इसको जो जीता था ये जीता था अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसको जीता था। और अर्जेंटीना किसकी टीम है? तो जो टीम है ये है जिसमें हम मेसी खेलते हैं। ठीक है, मेसी जो है तो ये अर्जेंटीना टीम से ये खेलते हैं। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होगा तो ये 2026 में होगा। ठीक है, हर 4 साल में होता है नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, 2026 में होगा। कहाँ ये होगा? कनाडा,
मैक्सिको एंड यूएसए, ठीक है। इन 3 जगहों पर होना है नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा भामाकल्प की कहानी से कौन सी नृत्य शैली जुड़ी हुई? तो कौन सी नृत्य शैली जुड़ी हुई है इनसे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा भामाकल्पा की कहानी से जुड़ी हुई है। तो जो कुचिपुड़ी है तो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध या लड़ाई मंगल पांडे की फांसी से संबंधित है? तो मंगल पांडे तो इसको जो फांसी हुई थी, ठीक है, जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। 1857 का भारतीय विद्रोह जिसको 1857 की क्रांति और सैनिक क्रांति भी, सिपाही मुटनी भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो मंगल पांडे थे ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, ठीक है। इन्फेंट्री का सिपाही था और इसने बैरकपुर कलकत्ता बंगाल, ठीक है, कलकत्ता बंगाल में इसने जो है तो ये विद्रोह कर दिया था। और इसने जो विद्रोह किया था ये कब? ये किया था 29 मार्च को, ठीक है, 29 मार्च 1857 को। और इस विद्रोह में जो है तो इसने 2 ब्रिटिश अफसर से, ठीक है, 2 ब्रिटिश अफसर्स को मार दिया था, यानी गोलीबारी की थी, लेकिन 2 ब्रिटिश अफसर्स जो है तो इसमें मारे गए थे। और जो मंगल पांडे है ये पहला व्यक्ति है जिसने अपनी शहादत दी थी, ठीक है, अपने जो प्राणों का बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में देश के लिए। और जो मंगल पांडे है मैंने बता दिया कि ये बैरकपुर कलकत्ता बंगाल से था और 29 मार्च को इसने फायरिंग की जिसमें 2 ब्रिटिश अधिकारी इसने मार दिए थे। और फिर इसी के कारण इसको 8 अप्रैल 1857 को जो है तो ये फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। आपने इस पर फिल्म भी देखी होगी कि फिल्म में जिसमें आमिर खान बने हुए हैं, ठीक है, मंगल पांडे, तो इन्होंने ही पहला बलिदान दिया 1857 की क्रांति में सबसे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहाग बिहू को भी डैश नाम से भी जाना जाता है। बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बोहाग, देखिए बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू को जाना जाता है रोंगाली बिहू से, ठीक है। रोंगाली बिहू से अगर हम बात करें कोंगाली, तो ये कोंगाली माघ बिहू और कटी बिहू यानी भोगाली बिहू, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कोंगाली बोहाग और रोंगाली बिहू, कोंगाली और कटी बिहू, ठीक है, कोंगाली और कटी बिहू एंड भोगाली और माघ बिहू, ठीक है, भोगाली एंड माघ बिहू, ठीक है। तो माघ बिहू को भोगाली बिहू कहा जाता है, कटी बिहू को कोंगाली बिहू कहा जाता है और रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया है। इसका मसौदा और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ये 1956 से 61 तक चली, ठीक है। और इसका जो मसौदा तैयार किया था तो किसने किया था? तो किया था पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। और जो ये था तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, ठीक है, मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली। नेक्स्ट है, रूपिंदर पाल सिंह किस खेल से जुड़े हुए? तो रूपिंदर पाल सिंह जो है तो एक खिलाड़ी तो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो जो खेल है तो ये है हॉकी, ठीक है। ये इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर थे, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम, ठीक है। तो ये इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर थे, ठीक है, रूपिंदर पाल, और अब इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC GD 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे ताकि आप SSC GD एग्ज़ाम को बिल्कुल फाड़ कर रख दें, GK GS पोर्शन को। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर करें, अपने जो रिलेटिव्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। एंड लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।